हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है हरियर काका पुस्तक जो मैंने संचयन से जिसका चयन किया है, जो पहला पाठ है हरियर काका, उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। पिछली वीडियो में मैंने पाठ के बारे में संपूर्ण जो विस्तार पूर्वक उसकी कहानी है उसके बारे में आपको बताया है। तो आज मैं आपको उसी लेसन की जो पहला लेसन है हरियर काका, उस पाठ के बारे में, पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए चलते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, कथावाचक और हरियर काका के बीच में क्या संबंध है? कथावाचक होता है यहाँ पे लेखक को कहा गया है जो कहानी का वाचन करता है, कहानी के बारे में लिखता है या फिर बताता है। तो यहाँ पे लेखक और काका का बीच के जो संबंध है, उनके रिलेशन के बारे में पूछा है और उसके क्या कारण है। तो हरिहर काका और कथा वाचक लेखक दोनों के बीच में बड़े मधुर एवं आत्मीय संबंध थे, क्योंकि दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करता था और उनमें हरिहर काका एक थे। उसके कुछ निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण, हरिहर काका कथावाचक जो थे वो उनके पड़ोसी थे, ठीक है। और दूसरा कारण, कथावाचक की माँ के अनुसार हरिहर काका ने उन्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कथावाचक के बड़े होने पर उनके जो पहले दोस्त थे वो हरिहर काका ही थे और दोनों आपस में घुल मिलकर बातें करते थे। तो ये कुछ कारण थे और उनके जो आपसी संबंध है उसके बारे में बताया गया है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? किस प्रकार से वो दोनों उनको एक ही श्रेणी में लगे? हरिहर काका निसंतान व्यक्ति थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी, जिनके बच्चे नहीं हुए थे। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे पत्नियों के काका के साथ में, जो उनकी पत्नी थी भाइयों की, उन्होंने काका के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। और महंत को जब यह पता चला, वह बहला फुसलाकर काका को ठाकुर बाड़ी ले आए और वहां रहकर उनकी खूब सेवा की। साथ में ही काका को उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने की बात की। काका को जब ऐसा करने से मना कर दिया काका ने, जब महंत ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष थे वो स्वार्थी थे। उनके भाइयों को भी काका की प्रॉपर्टी चाहिए थी, जमीन चाहिए थी, और उधर महंत को भी उनकी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी। इसलिए काका को वो दोनों एक ही पक्ष के, एक ही श्रेणी के व्यक्ति लगे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उससे उनकी किस मनोवर्ती के बारे में पता चलता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उससे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, आस्तिकता और प्रेम और विश्वास के बारे में पता चलता है कि प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा को ही मानते थे। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका की दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो दुनिया की काफी अच्छी समझ रखते थे। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को अब जो दुनिया की बेहतर समझ थी, क्योंकि काका जानते थे अगर वो जमीन जायदाद उनके पास में है तब तक उनका मान सम्मान और आदर होगा। ठाकुरबाड़ी के महंत उसको समझाते हैं, क्योंकि उनको जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते थे। हरिहर काका को ऐसे कई लोगों को जानते थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम पे लिखवा दी और उनके मरने के बाद में उनका जो जीवन था वो नरक बन गया था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ में भी ऐसा ही कुछ हो। हरिहर काका को जबरन, जबरन होता है जबरदस्ती, उठा ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे या फिर उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव, बर्ताव होता है बिहेवियर, तो उन्होंने काका के साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया? महंत के संकेत पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठों का निशान लेने का प्रयास किया गया। सफलता ना मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया था। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उनका क्या और वो उसके क्या कारण थे, गांव वाले के क्या सुझाव थे?
यहाँ पे हरिहर काका के मामले में गांव वालों के दो वर्ग बन गए थे। दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी बातें थे वो सबके सामने रखते थे। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे, उनका कहना था कि काका की जमीन पर सिर्फ उनके परिवार वालों का ही हक होना चाहिए। काका को अपनी जमीन जायदाद सिर्फ अपने भाइयों के नाम पर कर देनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अन्याय होगा। और दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनका मानना था कि महंत हरिहर की जमीन उसके मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है। काका को जमीन अपनी सारी ठाकुर जी के नाम पर लिख देनी चाहिए। उनका नाम और यश भी फैलेगा, उनके सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होने लगती हैं। प्रत्येक का अपना अपना मत था। इन सब का कारण यही था कि हरिहर काका विदूर थे। विदूर मतलब वो शादीशुदा नहीं थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का भी वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें इस कहानी के आधार पर बताना होगा। लेखक का यह मानना इसलिए है क्योंकि अज्ञान की स्थिति अर्थात सांसारिक नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य है वो मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें यह ज्ञान हो जाता है मृत्यु तो अटल और सत्य है, क्योंकि इस धरती पर जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तब वह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं। तब मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि मृत्यु आने पर उनका स्वागत करते हैं, अर्थात उनका वर्ण करते हैं। समाज के रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आप अपने शब्दों में कहानी के आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हो। आज समाज में मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों को धीरे धीरे है वो समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। जब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदारी की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है, रिश्ते ही है उन्हें अपने पराये में अंतर करने की पहचान कराते हैं। रिश्तों के द्वारा ही व्यक्ति समाज की विशेष भूमिका निभाते हैं। रिश्तों ही है, ये जो रिश्ते हैं हमारे सुख दुख में हमारे काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ की भावना से देखा जाता है। रिश्तों में प्यार है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है और इंसानियत तथा खून के रिश्ते हैं वो अलग से ही हमें नजर आते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है, ठीक उसी प्रकार से आज के रिश्ते ज्यादातर धन दौलत को अहमियत दी जाती है। जो उनका उत्तराधिकार बनता है 15 बीघे जमीन के कारण इन सब का लालच था वो स्वाभाविक था। उन सब के अंदर लालच वो अपने आप आ गया था। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई भी हो तो आप किस प्रकार से उसकी मदद करेंगे। यदि हमारे आसपास हरिहर काका की हालत जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम काफी अलग प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम घर वालों को समझाएंगे कि वो पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कर सकते हैं और उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि उनकी जमीन संपत्ति तुम्हें मिल सकती है, हो सकता है कि तुम्हें वो सब कुछ दे दे। नेक्स्ट, धूर्त महंत पुजारी साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। पुलिस को बताएंगे कि उनकी आंखों पर लालच का जो चश्मा है वो लगा हुआ है। ये असहाय व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा वो पाना चाहते हैं। भाइयों, महंत साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनके साथ में कोई भी जो कानून है कार्रवाई हो। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप में उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर हमारे आसपास में कोई व्यक्ति है जिसके साथ में ऐसे बुरा व्यवहार होता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया ही पहुंच होती तो क्या स्थिति है होती, अपने शब्दों में लिखिए। अगर वहां पे मीडिया पहुंच जाती तो ऐसी स्थिति में क्या होता, आपको अपने शब्दों में जवाब देना है। हरिहर काका को जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वो बिल्कुल चुप रहते थे,
किसी से कोई भी बात का उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज की मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों की सच्चाई से अवगत कराना उसका मुख्य कार्य है। जन संचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है तथा इसके द्वारा लोगों और समाज तक बात को पहुंचाना बहुत आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंचाई जाती तो शायद ऐसी स्थिति उनकी स्थिति ऐसी ना होती, थोड़ी अलग होती। वो अपनी बात लोगों के सामने रख पाते, स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृति करते और लोगों को उसके बारे में बताते। हरिहर काका को मीडिया ठीक उसी प्रकार से न्याय दिलवाती जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार से दबाव में वो जी रहे थे, वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती, क्योंकि मीडिया के सामने वो खुलकर अपनी बात रख पाते और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जागृत कर पाते। तो पाठ के कुछ अन्य प्रश्न है, यहाँ पे लघु उत्तर प्रश्न है, उनके बारे में आपको बताती हूँ। हरिहर काका की किस स्थिति में लेखक को चिंतित कर दिया, मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया, वो कौन सी कंडीशन थी? इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और फिर सिर है वो झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों से बहुत कुछ कह दिया, पर काका कुछ बोल ना सके। उनकी इस स्थिति को देखकर जो लेखक थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उन्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे? तो लेखक की माँ उन्हें बताया करती थी हरिहर काका उन्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे। और एक पिता और बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे उतना शायद किसी और से नहीं कर पाते। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य व्यक्ति के साथ में नहीं की थी, तो इस तरह से उन्होंने अपने बचपन के बारे में अपनी माँ से उन्हें पता चला था। यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने किससे की है और क्यों? यंत्रणाओं के बीच में जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने मझधार में फंसी उस नाव से की है जिस पर बैठे सवार चिल्लाकर, जो सवारी होते चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान की रक्षा के लिए पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी चिल्लाहट दूर दूर तक फैले सागर की उठती गिरती लहरों में खोकर रह जाती हैं। इस तरह से उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ पाता, वह जहाज में डूबकर रह जाती है। लेखक के गांव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उनके गांव के बारे में हमें विशेष रूप से यहाँ पे जानकारी देनी है। लेखक का गांव था वो आरा कस्बे के 40 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी 2500-3000 से अधिक थी। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। गांव के पश्चिमी किनारे पर बड़ा सा तालाब था और गांव के मध्यम स्थित एक बरगद का बहुत पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व स्थित में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते थे। आगे चलकर यही ठाकुर बाड़ी गांव के लोगों की पहचान बन गई थी। ठाकुर बाड़ी की प्रबंध समिति और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उसकी समिति किस प्रकार से वहां पे कार्यों को अरेंज करती थी और उसके बारे में हमें वर्णन करना है। ठाकुर बाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यहाँ धार्मिक लोगों की एक समिति थी और जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख करती थी। इसके संचालन हेतु प्रत्येक 3 साल के बाद एक पुजारी की नियुक्ति होती थी। ठाकुर बाड़ी का मुख्य जो कार्य था वो गांव के लोगों को ठाकुर बाड़ी के प्रति भक्ति भावना को उत्पन्न करना, धर्म के विमुख लोगों को रास्ता दिखाना था। गांव वालों का ठाकुर बाड़ी के प्रति अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। स्पष्ट कीजिए, आप किस प्रकार से कह सकते हो कि जो गांव के लोग थे उनका ठाकुर बाड़ी के साथ में काफी अच्छा कनेक्शन था। तो ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध मन तन और दोनों स्तर पर बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ है। कृषि कार्यों में अपना बचा हुआ समय वो ठाकुर बाड़ी में ही बिताते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन होता था, वो सुनते थे और ठाकुर जी के दर्शन करते थे। वो इस प्रकार से अपना जीवन को सार्थक मानने लगते थे और उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं, पिछले सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेखक ठाकुर बाड़ी से घनिष्ठ संपर्क क्यों ना बना सका? लेखक मन बहलाने के लिए कभी कभार ठाकुर बाड़ी में जाता था, लेकिन वहां के जो साधु संत थे वो लेखक को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों फिर वो क्या करते थे, हलवा पूड़ी बनाते थे और खाते थे और आराम से पड़े रहते थे। अगर उन्हें कोई भी काम करना होता तो वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते थे, काम वहां पर आए हुए भक्तों के द्वारा वो करवाते थे, जो कि लेखक को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उनका आपसी जो संबंध था वो अच्छा नहीं बन पाया।
हरिहर काका के परिवार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उनके परिवार के बारे में हमें बताना है। तो हरिहर काका का जो परिवार था बहुत बड़ा था। उनके 4 भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी शाने थे, मतलब काफी इंटेलिजेंट थे। 2 की शादी हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा था। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह की कोई भी औलाद नहीं थी। औलाद के लिए उन्हें 2 शादियां की, लेकिन बिना बच्चा जनने वाली उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। तो मतलब वो शादीशुदा थे लेकिन उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो उनकी खुद की कोई भी औलाद नहीं थी। हरिहर काका के भाइयों द्वारा अपनी पत्नियों को क्या सीख दी गई, उनके व्यवहार के बारे में क्या बदलाव आता है। हरिहर काका ने तीनों भाइयों को, अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका को किस तरह से अच्छी तरह से सेवा की जा सकती है। समय पर उन्हें नाश्ता, खाना पानी दे, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। कुछ दिनों तक वो हरिहर काका की खोज खबर लेती रही और फिर उन्हें पूछने वाला कौन। ठहर चौका लगाकर पंखा झलकते मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुशी चीजें आती, कभी कभी तो हरिहर काका को सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोह भंग की शुरुआत कैसे हुई थी, उनके प्रति मन में जो द्वेष था वो कब आने लगा था। तो कभी हरिहर काका की तबीयत खराब होती तो उन्हें कोई पानी तक देने वाला नहीं होता, और बच्चे या पढ़े लिखे होते लेकिन धमा चौकड़ी मचाते। तो भाई खेतों में गए होते और औरतें उनका हाल तक नहीं पूछती। ढलान में कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे। ऐसे वक्त में उनकी पत्नियों की याद करके हरिहर काका की आंखों में पानी आ जाता था। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं पलों से शुरू हुई थी। यही जो क्षण थे, इन्हीं से शुरुआत हुई थी। स्वादिष्ट पकवान की आस लगाए बैठे हरिहर काका के सामने जब सूखा रूखा खाना परोसा जाता तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती, उनकी कैसी कंडीशन होती। तो भतीजे के मित्र जब घर में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बहुत अलग प्रकार का जो व्यंजन बनाया जाता है, लेकिन काका से कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती। थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया और सारा चावल था वो बिखर गया था। गरजते हुए घर की औरतों को देखकर धमकी देने लगे थे कि मेरे हिस्से की जो जमीन है, उसका जो अनाज है वो भी इसी घर में आता है, मैं मुफ्त में कोई खाना नहीं खाता। हरिहर काका ने अपना सारा गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह से उतारा, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में हमें बताना है यहाँ पर। क्या उनका इस प्रकार से प्रतिक्रिया उचित था। हरिहर काका ने अपना सारा गुस्सा घर की औरतों पर उतारते हुए कहा था कि समझ रही है कि मैं मुफ्त में रोटी खाता हूँ, अपने मन में यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से में खेत की पैदावार है, वो सारे इसी घर में आती है। मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं अगर मैं चाहूँ तो 2-4 नौकर रख सकता हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे धन में तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता। उनकी इस प्रतिक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे बात बनने की बजाय बिगड़ने की संभावना है वो ज्यादा होती है। तो उन्हें इस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। परिवार वालों से हरिहर काका के असंतुष्ट होने की बात महंत को कैसे पता चली है, सुनकर महंत ने क्या किया। हरिहर काका जिस वक्त घर की औरतों को खरी खोटी सुना रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी थे, वो ढलान में ही विराम कर रहे थे। वार्षिक हुमाद के लिए वो घी तेल छीन लेने के लिए आए थे। उन्होंने लौटकर महंत जी के विस्तार से सारी बात बताई और उनके कान खड़े हो गए। यह सुनकर उन्होंने मतलब उस अवसर का लाभ उठाने की सोची, और महंत जी ने टीका तिलक लगाया, कंधे पर राम नामी लिखी चादर थी वो डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े थे। हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे, उन्होंने क्या क्या उपाय अपनाया था। तो हरिहर काका का दिल जीतने के लिए महंत ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर और धर्म चर्चा के लिए काफी सारे ऐसे उपाय थे वो अपनाए थे। उन्होंने रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए मिष्ठान व्यंजन दिए, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने, तरकारी, दही, खीर, ये सब चीजें थी वो उन्होंने काका को बनाकर खिलाई थी, ठीक है। वो चाहते थे काका का जो माइंड है उसको कन्वर्ट करे, उसको डाइवर्ट करना चाहते थे और अपना स्वार्थ था वो लेना चाहते थे। हरिहर काका द्वारा ठाकुर बाड़ी में रात बिताने पर उनके भाइयों पर क्या बीती, तो उनके भाइयों की जो कंडीशन है उसके बारे में बताना है। हरिहर काका को लाने के लिए उनके भाई ठाकुर बाड़ी में पहुंचे। काका का मन अशांत होने की बात कहकर महंत जी ने उनको वापस न जाने दिया। उन्होंने काका के तीनों भाई थे वो रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथलती रही। 15 बीघे खेत,
तो उनको भी सिर्फ खेतों की परवाह थी। इस गांव की उपजाऊ जमीन 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा। तो उनको काका की नहीं, उनको काका की प्रॉपर्टी की चिंता थी। ठाकुर बारी से लौटे हरिहर काका सुखद आश्चर्य में क्यों पड़ गए। जब वो वहां से वापस लौट कर आए तो उन्हें सुख का अनुभव क्यों हुआ, हैरान क्यों हुए। क्योंकि जब वो वहां से लौट कर आते हैं, वही परिवार वाले जिनको उनके लिए टाइम नहीं था, वो उनके लिए काफी अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हर एक चीज की जरूरतमंद की जो चीज होती है उसको पूरा करते हैं। तो ठाकुर बारे से आने के बाद में काका को समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा परिवर्तन है, इसलिए उनको ये सब देखकर हैरानी हुई। ठीक है। हरिहर काका द्वारा ठाकुर बारी के नाम जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने उन्हें क्या अनुमान लगाया, इसके लिए उन्होंने क्या विकल्प नजर आया। हरिहर काका द्वारा ठाकुर बारी के नाम जमीन लिखवाने में जो देरी हो रही थी उसके बारे में महंत जी ने अनुमान लगाया था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दे, किंतु दूसरी ओर वो भाई के परिवार के मोह माया में बंध चुका है। इस स्थिति में हरिहर को अपहरण या फिर जबरदस्ती लिखवाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो वो चाहते थे वो सारी प्रॉपर्टी है वो ठाकुर बारी के नाम पर लिखवा दे। महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण किस तरह से करवाया था, यहाँ पे आपको पाठ के आधार पे बताना कि किस प्रकार से उसने साधु संतों को वहां पर भेजा और उन्हें डरा धमकाकर काका से जो वहां पर उनके साइन लेने के लिए उन्हें मजबूर किया। तो आपको अपने शब्दों में इसका जवाब देना है। हरिहर काका को छुड़ाने के लिए असफल रहने पर उनके भाइयों ने क्या सोचकर पुलिस के पास में गए। हरिहर काका के भाई उन्हें ठाकुर बारी से छुड़ा पाने की असफलता प्राप्त हुई तो उन्होंने ये सोचकर वो पुलिस के पास में जाते हैं और पुलिस की मदद लेते हैं और साधु संतों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और ठाकुर बारी के अंदर एक रोड़ा भी जो बाहर नहीं आया, शायद पुलिस के आते ही उन्होंने उसे देख लिया था, उन्हें पता चल चुका था। पुलिस ठाकुर बारी के कमरे में मुक्त कराए गए काका ने वहां के महंत पुजारी और साधु को किस प्रकार से असलियत में परिचय करवाया। पुलिस ने जब हरिहर काका को ठाकुर बारी के कमरे से निकल कर बंधन मुक्त किया, मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकाला, तो हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधु की जो काली करतूत थी वो पुलिस के सामने रख दी और उन्होंने सब कुछ बताया जो जो उन्होंने उसके साथ में किया। यहाँ तक कि उनके जो कागज थे जिन पे उन्होंने साइन करवाए थे उसके बारे में भी खबर उन्होंने पुलिस को दी। ठाकुर बारी से छुड़ाकर लाए हरिहर काका को बलपूर्वक अपने साथ, काका की सुरक्षा के लिए भाइयों ने क्या क्या प्रबंध किया था। ठाकुर बारी से मेहनत हरिहर काका को बलपूर्वक जो अपने साथ जब भाई अपने साथ में उनको लेकर गए हैं, इसे रोकने के लिए जो उसकी सुरक्षा के लिए उनके भाइयों ने क्या किया था, रिश्ते नाते जिनमें सुरमा थे उन्हें बुला लिया था, हथियार जुटा लिए थे, 24 घंटे काका के ऊपर नजर रखी जाने लगी। यहाँ तक कि काका किसी औषध कार्य के लिए भी बाहर नहीं जा पाते थे और उनके ऊपर पहरा रहता था। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए पाठ के प्रश्न उत्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट एरिया में करके बताइए। जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको संचयन जो हमारी पुस्तिका है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।